सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से पाठ 7 समास व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, समास शब्द रचना की वह विधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, शब्द रचना की तीसरी विधि है समास। पहली विधि बच्चों उपसर्ग, दूसरी विधि प्रत्यय और तीसरी विधि समास। यानी शब्द रचना उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्ययों के माध्यम से और समास के माध्यम से की जाती है। समास द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों, अब देखिए परिभाषा। शब्द रचना की वह विधि जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है वह समास रचना विधि कहलाती है। तो देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक पद जोड़े जाते हैं और फिर उन्हें संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप प्रदान किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम समास। उदाहरण देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पर एक है हस्त शब्द और दूसरा है लिखित। तो बच्चों, हस्त पहला पद है, पहला शब्द है, इसे हम कहेंगे पूर्व पद। लिखित यहाँ दूसरा शब्द है, दूसरा पद है, तो हम इसे कहेंगे उत्तर पद। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो बच्चों, इन दोनों को जोड़कर बनाया हमने हस्त लिखित। फिर देखिए चार जमा पाई। चार बच्चों, यहाँ पर पहला पद है यानी पहला शब्द है, इसे हम कहेंगे पूर्व पद। पाई, पाई यहाँ दूसरा शब्द, दूसरा पद है और इन दोनों को जोड़कर बनाया हमने शब्द चार पाई। तो बन गया ये समास, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। तो इन चार जमा पाई को जोड़कर बनाया चार पाई। तो चार पाई यहाँ समस्त पद है। आगे देखिए दशानन शब्द है, तो दश जमा आनन। तो बच्चों, दश यहाँ पर पूर्व पद है और आनन यहाँ पर उत्तर पद है। तो बच्चों, पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर हमने संक्षिप्त कर दिया, इनको जोड़कर शब्द बनाया दशानन। बच्चों, दशानन यहाँ रावण को कहा गया है। आगे देखिए राजा जमा पुत्र। तो राजा यहाँ पर पहला पद यानी पूर्व पद है और पुत्र यहाँ दूसरा पद यानी उत्तर पद है। इन दोनों को जोड़कर हमने बनाया राजपुत्र। तो बच्चों, दो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। तो पहले पद को हम कहते हैं, पहले शब्द को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे शब्द को कहते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद को समस्त जोड़कर जब हम शब्द बनाते हैं तो वो समस्त पद उसे या समास कहते हैं। आगे देखिए, समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। यानी दो अलग अलग अर्थों वाले शब्द जुड़े होते हैं तथा इन दोनों के योग से एक जो नया शब्द बनता है उनका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। तो बच्चों, उदाहरण स्वरूप मैंने अभी आपको हस्तलिखित शब्द बताया कि हस्त जमा लिखित से हमने बनाया हस्तलिखित, जबकि हस्त का अर्थ होता है हाथ और लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ। इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया और जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया हस्तलिखित और इसका अर्थ बन गया हाथ से लिखित या हस्त से लिखित। यानी सबका अपना अलग अलग अर्थ है। आगे देखिए बच्चों, समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहला शब्द है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ दिया जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है या समास कहलाता है। आगे देखिए, उदाहरण स्वरूप जैसे चरण जमा कमल। तो बच्चों,
चरण पहला शब्द पूर्व पद, कमल यहाँ दूसरा शब्द दूसरा पद, इसे कहेंगे उत्तर पद। तो चरण पूर्व पद और कमल उत्तर पद है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा समस्त पद। तो चरण जमा कमल को जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा चरण कमल। आगे देखिए बच्चों, इसका विग्रह यानी अलग अलग करना, कमल के समान चरण, यानी कमल के समान चरण, यह है उसका विग्रह। देखिए बच्चों, चरण यहाँ पूर्व पद है, कमल यहाँ उत्तर पद है, और चरण कमल को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है समस्त पद या समास। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है कमल के समान चरण, इसे हम कहते हैं समास का विग्रह, अलग अलग करना। आगे देखिए, अब देखिए समास विग्रह क्या कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समस्त पद में जो कई पद, दो पद जुड़ते हैं, जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो वह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो देखिए बच्चों, जैसे राह खर्च, राह यहाँ पर पूर्व पद है, खर्च यहाँ पर उत्तर पद है, और जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो बनेगा राह के लिए खर्च या रास्ते के लिए खर्च। तो ये है उसका विग्रह, इसे हम कहेंगे समास विग्रह, यानी शब्द के प्रत्येक पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। आगे देखिए, समास के भेद। मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा अव्ययी भाव समास। तो बच्चों, तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग विग्रह करते समय किया जाता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा कर्मधारय समास, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है और उन दोनों में उपमेय तथा उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह का बोध कराता है। बहुव्रीहि समास, जिस समास का न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के यानी तीसरे के बारे में बताते हैं, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। बच्चों, अब है अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय या अविकारी होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। तो अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण, मैंने बताया जिसमें पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती, और उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कोई कारकीय संबंध होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रमुख होता है, और इनमें जब विग्रह करते हैं इस समास में तो उस समय पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, कारक चिन्ह देखिए कौन से होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस समास में विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इन दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई कारकीय संबंध होता है, यानी कारक का संबंध होता है। देखिए उदाहरण, युद्ध क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ युद्ध जो है पूर्व पद है, क्षेत्र यहाँ पर उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाया तो बन गया युद्ध क्षेत्र। तो ये हुआ समस्त पद यानी समास। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा युद्ध का क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ का शब्द जो है कारक है, ये कारक चिन्ह है। अभी मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों युद्ध का क्षेत्र तो बन गया युद्ध क्षेत्र। आगे देखिए, गुरु दक्षिणा। मैंने बताया कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो दक्षिणा शब्द जो उत्तर पद है ये प्रमुख है। तो कौन सी दक्षिणा की बात हो रही है यहाँ? गुरु दक्षिणा की। तो देखिए गुरु दक्षिणा समस्त पद है और गुरु के लिए दक्षिणा ये समास विग्रह है, समास विग्रह है। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता है। आगे देखिए, जेब कतरा। जेब कतरा, कतरा क्या कतरने वाला है यहाँ? जेब को। यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान है, तो ये तत्पुरुष समास है। तो बच्चों जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा जेब को कतरने वाला, अर्थात चोर की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। तो जेब को कतरने वाला, जेब यहाँ पर पूर्व पद है और कतरा यहाँ पर उत्तर पद है और कतरा पद यहाँ पर प्रधान है। आगे है यश प्राप्त। यहाँ पर प्राप्त है उत्तर पद, तो उत्तर पद की प्रधानता है। प्राप्त किसको प्राप्त? यश को प्राप्त। तो इसका विग्रह होगा यश को प्राप्त। तो प्यारे बच्चों यहाँ उत्तर पद की प्रधानता है और विग्रह करते समय यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आगे गुण युक्त। अब युक्त यहाँ पर उत्तर पद है, उत्तर पद और उत्तर पद की प्रधानता है। तो किससे युक्त? गुण से युक्त। तो इसकी जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा गुण से युक्त, गुणों से युक्त। तो यह है तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे देखिए बच्चों, अब और उदाहरण देखिए तत्पुरुष समास के। देखिए माल गोदाम, ये समस्त पद हैं और सामने उनका विग्रह दिया गया है। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो उसी प्रकार देखिए माल गोदाम ये दो पदों से मिलकर बना, एक माल और दूसरे गोदाम से। तो माल पूर्व पद है और गोदाम उत्तर पद है और गोदाम उत्तर पद होने के कारण गोदाम की यहाँ प्रधानता है। तो बच्चों बना इसका विग्रह माल के लिए गोदाम। जैसा कि मैंने आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा बताते हुए कहा कि विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए विद्याहीन। तो बच्चों विद्या यहाँ पर पूर्व पद है और हीन यहाँ पर उत्तर पद है। तो इसलिए विद्या से हीन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा विद्या से हीन। यहाँ पर हीन जो है उत्तर पद है और उत्तर पद की प्रधानता है। आगे देखिए राष्ट्रपिता। तो पिता किसके? राष्ट्र के। तो उत्तर पद की प्रधानता हुई क्योंकि राष्ट्र पूर्व पद है और पिता उत्तर पद है। तो बच्चों इसका विग्रह हुआ राष्ट्र का पिता। आगे देखिए आत्मविश्वास। आत्म यहाँ पर पूर्व पद है और विश्वास यहाँ पर उत्तर पद है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता है, तो विश्वास किस पर? आत्म पर, खुद पर। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो शब्द होगा आत्म पर विश्वास, अपने पर विश्वास। अगला है डाक गाड़ी। यहाँ पर डाक पूर्व पद है और गाड़ी उत्तर पद है, गाड़ी उत्तर पद है। तो बच्चों उत्तर पद की प्रधानता है, तो किसके लिए गाड़ी? डाक के लिए गाड़ी। इसका विग्रह हुआ डाक के लिए गाड़ी। यहाँ पर के लिए, से, का, पर ये सभी कारक चिन्ह हैं। कुछ और उदाहरण देखिए बच्चों। भयभीत।
भयभीत में भी बच्चों भय पूर्व पद है और भीत उत्तर पद है। ये दो पदों से मिलकर बना समस्त पद, तो ये समास है। तो इसका विग्रह हुआ भय से भीत, भय से डरा हुआ। कष्ट साध्य, तो बच्चों साध्य यहां उत्तर पद है और कष्ट यहां पूर्व पद है, तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा कष्ट से साध्य। आगे गगन चुंबी, गगन यहां पूर्व पद है, चुंबी यहां पर उत्तर पद है, तो चुंबी उत्तर पद की प्रधानता है, तो गगन को चूमने वाला। ग्राम पंचायत, ग्राम ये भी दो पदों से मिलकर बना, ग्राम और पंचायत, तो ग्राम पूर्व पद और पंचायत उत्तर पद है। उत्तर पद की प्रधानता क्या है? पंचायत, कौन सी पंचायत, किसकी पंचायत? ग्राम की पंचायत, तो ग्राम की पंचायत होगा इसका विग्रह। कारक चिन्ह आ गया। फिर है आप बीती, अपने पर बीती, आप यहाँ पूर्व पद है और बीती यहाँ उत्तर पद है। तो बच्चों यहाँ पर पहले दिए हैं समस्त पद और सामने दिया है उनका विग्रह। तो अब हम करेंगे कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो बच्चों विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताए जैसे लाल, पीला, नीला, कम, ज्यादा, थोड़ा, ये सभी विशेषण हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा दोनों पदों के बीच में उपमान का संबंध होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो बच्चों उदाहरण देखिए, नील जमा कमल, नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। तो मैंने कहा पूर्व पद विशेषण हो तो नील यहाँ विशेषण है क्योंकि नीला हुआ है यहाँ, तो नीला शब्द विशेषण होता है, और कमल यहाँ विशेष्य है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों नील विशेषण और कमल विशेष्य है। समस्त पद बना बच्चों, यानी समास बना नील कमल। इसका विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जो कमल, यानी जो कमल नीला है। पीत जमा अंबर, पीत यानी पीले, अंबर यानी वस्त्र। तो बच्चों पीत पूर्व पद है और अंबर यहाँ उत्तर पद है, और पीत पूर्व पद विशेषण है और अंबर यहाँ विशेष्य है। तो इसका विग्रह हुआ पीला है जो अंबर, यानी पीले हैं जो वस्त्र। तो इसका समस्त पद बना पीत जमा अंबर का समस्त पद बना पीतांबर, और विग्रह हुआ पीला है जो अंबर। आगे नील कंठ, नील यहाँ पूर्व पद है और कंठ यहाँ उत्तर पद है, तो नीला है जो कंठ, ये विग्रह हुआ। आगे भला मानस, भला यहाँ पर पूर्व पद है और मानस यहाँ पर उत्तर पद है, तो भला यानी विशेषण है और मानस यहाँ विशेष्य है। इसका विग्रह होगा भला है जो मानस यानी मनुष्य। और देखिए तो बच्चों अब देखिए उपमेय और उपमान के संबंध वाले शब्द। देखिए चरण जमा कमल, चरण पूर्व पद और कमल उत्तर पद, इन दोनों को जोड़कर बनाया चरण कमल, तो बन गया समस्त पद। और अब हम इसका विग्रह करेंगे कमल के समान चरण, चरण यानी पैर। आगे है राम रत्न, राम यहाँ पूर्व पद है और रत्न यहाँ पर उत्तर पद है, इन दोनों को समस्त पद बनाया तो बन गया राम रत्न, और इसका विग्रह हुआ राम रूपी रत्न। आगे मुख जमा चंद्र, मुख यहाँ पूर्व पद है और चंद्र यहाँ उत्तर पद है, तो मुख चंद्र हुआ समस्त पद और चंद्र के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो ये हुआ विग्रह। देखिए द्विगु, द्विगु यानी संख्यावाची। तो देखिए द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण
होता है। 1 2 3 4 गिनती के शब्द जहां होते हैं। तथा उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। तो हमें ये याद रखना है कि इस समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची विशेषण होगा और इसका उत्तर पद जो है एक समूह का बोध कराएगा। तो देखिए जैसे चतुर्भुज, चतुर यहाँ 4, ये संख्यावाची विशेषण हुआ, तो इसका विग्रह हुआ 4 भुजाओं का समूह। आगे पंजाब, पंजाब में बच्चों पंच यानी 5, 5 ये है संख्यावाची विशेषण। आबों का समूह, आबो यहाँ नदियों को कहा गया है, तो पंजाब जो है 5 नदियों का संगम था वहां पर, इसलिए उसका नाम रखा गया था पंजाब। तो 5 आबों का समूह, पूर्व पद हो गया संख्यावाची और उत्तर पद बोध करा रहा है समूह का। आगे देखिए 2 पहर, 2 पहरों का समूह, पूर्व पद संख्यावाची 2 है और उत्तर पद इसका समूह का बोध करा रहा है। नवरात्र, नव यानी 9, रात्र रातों का समूह, तो चौराहा, तो बच्चों हो गया 4 राहों का समूह। आगे शताब्दी, शत बच्चों संख्यावाची है तो 100 वर्षों का समूह। आगे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नव यहाँ पर संख्यावाची शब्द है पहला, तो पूर्व पद जिसका संख्यावाची हो और उत्तर पद जिसका समूह का बोध कराए, तो वहां पर होता है द्विगु समास। सप्ताह, सप्ताह में सप्त यानी 7, 7 दिनों का समूह। तो ये हुए द्विगु समास के उदाहरण। आगे देखिए बहुव्रीहि समास, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के समय भी बताया कि इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, दोनों ही गौण होते हैं और दोनों ही मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं, यानी दोनों का कोई महत्व नहीं होता, तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, यानी इन दोनों के मिलने जुलने से किसी तीसरे के बारे में बात हो रही होती है, तो उस समय पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए उदाहरण, पीतांबर शब्द यानी पहला पद है पीत और दूसरा पद है अंबर। अभी मैंने कर्मधारय में भी उदाहरण दिया था इसका, किंतु जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इनके विग्रह के आधार पर इनके समास को निर्धारित किया जाता है। तो पीत तथा अंबर 2 पदों से मिलकर बना। यदि इस शब्द का विग्रह पीले रंग का अंबर या वस्त्र किया जाए तो विशेषण पीत है और विशेष्य अंबर है, तो यह होगा कर्मधारय। किंतु देखिए आगे इसका विग्रह, यदि इसका विग्रह इस प्रकार किया जाए, पीला है अंबर जिसका, यानी पीले वस्त्र हैं जिसके, किसके, श्री कृष्ण, तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, दोनों ही पद गौण होते हैं, इसमें किसी तीसरे पद के बारे में बात की हुई होती है। और उदाहरण देखिए, समस्त पद समास विग्रह और इसमें जिसके बारे में बात हो रही है यानी प्रधान। तो मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, योगा विग्रह, किसने किया है, श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, यानी किसी विशेष के बारे में बात होती है यहाँ पर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उस समय पर विग्रह करते समय होगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास, और किसके बारे में बात हो रही है, भगवान शिव के बारे में। किंतु जब किया जाए कि नीला है जो कंठ, उस समय पर विग्रह जब इस प्रकार का है तो वो होगा कर्मधारय, और विग्रह के आधार पर ही निर्भर करता है समास का नाम। आगे है चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, किसने, भगवान विष्णु ने, किसी मुख्य किसी विशेष के बारे में बात। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, हाथी के समान मुख है जिसका, किसका, गणेश का। त्रिलोचन, 3 है लोचन,
तीन है आंखें जिसकी, किसकी? भगवान शिव की। तो बच्चों यहाँ पर विग्रह इस प्रकार होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जब इसका विग्रह हो रहा है तो यहाँ पर किसी तीसरे पद के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। आगे देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्यय तथा या आदि को हटा दिया जाता है। जैसे माता पिता, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता, यानी छोटा सा योजक चिन्ह है, और योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं फिर जब विग्रह करते हैं। और उदाहरण देखिए, दाल चावल, दाल और चावल, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अन्न जल, अन्न और जल, सीता गीता, सीता और गीता। तो बच्चों यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, और यहाँ पर और यानी या योजक शब्दों का प्रयोग है, अव्ययों का प्रयोग है। आगे देखिए, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति जो है, यथा यहाँ पर अव्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, तो यथा और शक्ति के योग से बना यथाशक्ति। इसका पूर्व पद यथा जो है वो एक अव्यय है, और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय या विकारी होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, और प्रतिदिन, अव्यय यहाँ पर प्रति है, समास विग्रह दिन दिन। भर पेट, यहाँ पर भर अव्यय है और इसका विग्रह होगा पेट भर कर। हर पल, यहाँ पर हर जो है वो अव्यय है, विग्रह होगा हर पल पल। आ जन्म, आ यहाँ उपसर्ग है, तो बच्चों जन्म से लेकर। प्रत्येक, यहाँ पर प्रति अव्यय है, जिस प्रकार आ अव्यय हुआ उसी प्रकार प्रति अव्यय है, तो इसका विग्रह होगा एक एक। तो बच्चों समास में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद या उत्तर पद के योग से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहा जाता है। आगे देखिए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। समास चार प्रकार के होते हैं मुख्यतः: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास तथा अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु समास। आगे देखिए, गृह कार्य है अब आपका। दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए। मैंने आपको शब्द दिए हैं, आपको उनका समास विग्रह करना है। तो पहला शब्द अकाल पीड़ित, दूसरा राम रत्न, तीसरा चौमासा, चौथा नीलकंठ, पांचवा यथाशक्ति, छठा आजन्म, सातवां मालगोदाम और आठवां पीतांबर और नौवां आत्मविश्वास। अब करते हैं हम पिछले व्याख्यान के गृह कार्य की बात। देखिए, प्रश्न था, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो साहिर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्यों के साहस व हिम्मत को दर्शाया है। उनके अनुसार मुश्किल कार्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया होता कि वो असंभव थे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे दें तो बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न था, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर है, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। तो बच्चों, हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए और हमारे YouTube के एडक्वाक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।